गलवान घाटी पर चल रहे विवाद पर प्रधानमंत्री ने की सर्वदलीय बैठक। जी हां, सर्वदलीय बैठक में देश की प्रमुख 20 पार्टियों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में भारत चीन सीमा पर चले विवाद पर बात की गई। सरकार ने अपने और सेना द्वारा विवाद को सुलझाने के सभी प्रयासों के बारे में सभी सदस्यों को बताया। और इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ना वहां पर कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑल पार्टी मीटिंग काफी ज्यादा पॉजिटिव रही। बिल्कुल, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैठक का पूरी दुनिया में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा। ये इस संदेश से ये पता चलेगा कि पूरा देश इस वक्त एक है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने लगातार, जब से गलवान घाटी में क्लैश हुआ था, उसके बाद से विपक्षी पार्टी सरकार के सीधे टॉप लेवल से इस बात का सफाई मांग रही थी, तो उनको भी पैसिफाई करने में सरकार की एक हद तक सफल रही है। तो जाहिर तौर पर, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस बात को भी साफ तौर पे देश को आश्वस्त किया कि हमारी भूमि पर ना कोई चीनी सेना है, ना ही कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो जाहिर तौर पर तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम जो बातें कही जा रही थी, उस पर प्रधानमंत्री ने ये बातें कहकर विराम लगा दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी साधने की कोशिश की है इस मुद्दे पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। और सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई सवाल दागे हैं। उन्होंने पूछा है कि किस दिन चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, क्या सरकार को चीनी सेना की जानकारी नहीं मिली, क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अलर्ट नहीं किया था, क्या चीनी घुसपैठ खुफिया तंत्र की नाकामी है, जैसे कई सवाल पूछे सोनिया गांधी ने। और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि चीन से विवाद के मामले में हम अब भी अंधेरे में हैं। ये बैठक पहले होनी चाहिए थी। उम्मीद है सरकार विपक्ष को भरोसे में लेती रहेगी। और आपको बता दें, गलवान घाटी में तनाव अभी भी जारी है। सेना हाई अलर्ट पर है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर लड़ाकू विमान गरज रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही भी बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को अग्रिम बेसों पर तैनात कर दिया है। इस बीच वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने लेह और श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया। सीमा पर आर्मी मुस्तैद है। सेना की कई यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया। सीमा पर चल रहे विवाद और हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों के शवों के पहुंचने का दौर भी लगातार जारी है। और इसको लेकर के देश भर में जमकर गुस्सा है। लोग चाइनीज सामानों को जला रहे हैं। और दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के खगड़िया से पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 125 दिनों तक चलने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देश के 116 जिलों में गांव वापस पहुंचे कम से कम हर जिले में 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत अब गांव में ही 25 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी दिए जाएंगे, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, मजदूरों का इस अभियान से किस तरीके का इस अभियान से मजदूरों को फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे इस अभियान से मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते थे, वो लौट के अपने घर को आए हैं। फिलहाल उन्हें जो लोकल स्तर पर काम दिए जाने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो मनरेगा का काम हो या फिर लोकल जो कंस्ट्रक्शन का काम चला था उसमें दिया जा रहा था। लेकिन मास लेवल पर ऐसे मजदूर बैठे हुए थे जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं था। उनमें कई स्किल
थे, लेकिन उनकी जो कंपनियां बंद हो गई थी, उस वैसी वजह से सबसे पहले इन्हें चिन्हित करने का काम किया गया था और पहले इन्हें चिन्हित किया गया। बिहार में खगड़िया जिले से इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और खगड़िया जिला में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटे हैं और यही वजह है कि वहाँ का जो खगड़िया का बेलदौर प्रखंड है उसे इस योजना के तहत चुना गया है और इस पे आज से काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बिहार में अगर देखें तो पिछले लॉकडाउन के 4 अवधि के दौरान करीब यहाँ पे 12 लाख से ज्यादा मजदूर जो है बिहार में लौटे हैं और उनके लिए रोजगार मुहैया करना सिर्फ राज्य सरकार के बोते की बात नहीं थी। प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की, उसमें भी उन्होंने साफ कहा था कि केंद्र सरकार इसमें मदद करे, तो इन जो श्रमिक हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं उन्हें राज्य में ही रोजगार मुहैया कराया जा सकता है और इस योजना से सीधा फायदा उन्हें मिलेगा। बिल्कुल सीधा फायदा होना भी चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के दरमियान मजदूर भाई जो है हमारे, उन्होंने काफी ज्यादा दर्द सहा है, पीड़ा से वो गुजरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ इस जानकारी के लिए। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। 19 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 8 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। पिछली बार इन 19 सीटों में से भाजपा को 9 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, यानी कि इस बार भाजपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी की भले ही राज्यसभा की 1 सीट कम हो, लेकिन उसके नेतृत्व वाले एनडीए को इस चुनाव में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। राज्यसभा की इन 19 सीटों में से एनडीए ने पिछली बार 10 सीटें जीती थी और इस बार भी भाजपा को 8 और एमडीए एमएनएफ को 1-1 सीट मिली है और इस तरह 10 सीटों का एनडीए का आंकड़ा अभी भी बरकरार है। और गुजरात में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव था, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 1 उम्मीदवार शक्ति सिंह गोहिल को ही जीत मिली है। बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को 36-36 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार भरत सोलंकी को मात्र 30 मत ही मिले। और डेटा चोरी की आशंका को देखते हुए यूपी पुलिस के ऑफिशियल मोबाइल नंबर से चाइनीज ऐप को हटाने के निर्देश जारी किए गए। ये आदेश यूपी पुलिस ने आंतरिक तौर पर अपनी उन यूनिट्स को जारी किया है जो संवेदनशील मामले के इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है। इनमें एसटीएफ और एटीएस भी शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि चाइनीज ऐप मोबाइल से डेटा लीक कर रहे हैं और इसीलिए साइबर सुरक्षा के लिहाज से अब यूपी पुलिस ने भी अपनी यूनिट्स को चाइनीज ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, कौन से जो ऐप्स हैं उन्हें हटाने के लिए फौरन निर्देश दिया गया है ताकि डेटा किसी तरीके से लीक ना हो? देखिए, निश्चित तौर पर जो इनपुट्स जो यूपी पुलिस को हाथ लगे थे, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, उसी आधार पर यूपी पुलिस की तरफ से एक आंतरिक मेल जारी किया गया था। उसमें 52 चाइनीज ऐप हैं, जिसमें टिकटॉक है, शेयरिट है, ऐसे तमाम सारे 52 ऐप है जिनको यूपी पुलिस के अधिकारियों से फिलहाल हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बाकायदा एक सूची चस्पा की गई थी, एक आंतरिक मेल भी जारी किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि जो भी अधिकारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एसटीएफ के हो या दूसरी एजेंसी से हो, वो न सिर्फ अपने मोबाइल से, एंड्रॉइड ऐप से वो ऐप हटाएंगे, बल्कि अपने परिवार के भी जो मोबाइल नंबर है उनसे उन ऐप को हटाया जाएगा। और इसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि गोपनीय सूचनाएं लीक न हो पाए और जो हमारी आंतरिक सूचनाएं हैं वो दूसरे जगहों पर ना जा पाए, ताकि वो हमारी जो गोपनीयता है वो भंग ना हो पाए। इसी लिहाज से तमाम सारे अधिकारियों को बाकायदा आंतरिक मेल जारी करके और इसके अलावा बाकायदा सूची चस्पा करके इन 52 चाइनीज ऐप को फिलहाल हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कल जब ये निर्देश जारी किए गए थे तो उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिरकार इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। तो सरकार की तरफ से भी और पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी इसको स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको आधार बनाते हुए और सूचनाओं के लीक ना होने पाए, इसको एक बड़ा आधार मानते हुए फिलहाल तमाम सारे जो अधिकारी हैं और उनके परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके मोबाइल से 52 चाइनीज ऐप को हटाने के निर्देश फिलहाल जारी किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होम क्वारंटीन पर रोक लगाते हुए क्वारंटीन सेंटर में रहने को मंजूरी दी है। जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए उन्हें 5 दिनों तक हर हाल में सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। कोरोना मरीज के होम क्वारंटीन को लेकर के एलजी के आदेश पर दिल्ली सरकार का कहना है कि आईसीएमआर के
दिशा निर्देश अभी भी शेष भारत पर लागू है, फिर दिल्ली के लिए अलग मापदंड क्यों? दिल्ली सरकार का होम आइसोलेशन कार्यक्रम सबसे सफल कदमों में से रहा है। तो अब ये जो नया दिशा निर्देश जारी हुआ है उसमें 5 दिनों तक सरकारी क्वारंटीन में कंपलसरी अब ये कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अब ये नया दिशा निर्देश, जिसमें कोरोना मरीज के लिए क्वारंटीन सेंटर अब जाना जरूरी हो गया। एलजी ने ये आदेश दिए हैं कि घर में अब क्वारंटीन नहीं होगा। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ये जो नया निर्देश जारी किया गया है इससे कितना ज्यादा फायदा या नुकसान दिल्ली सरकार को होगा? जी, सबसे पहले ये समझिए कि नुकसान फायदा तो बात की चीज है। आप ये देखिए कि इस कोरोना महामारी में अभी भी एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ये बात कहा था कि घर में ही होम आइसोलेशन आप कर सकते हैं और किस तरह से आप कर सकते हैं इसके बारे में एक टीवी मीडिया के जरिए, विज्ञापन के जरिए समझाया गया था, अखबारों के माध्यम से इसको समझाया गया था। यानी जिन लोगों के पास अब मतलब पैसा नहीं है, लोअर क्लास लोग हैं, अगर उन्हें फील होता है कि वो पॉजिटिव है या किसी के संपर्क में आए तो घर में 14 दिन अलग रह करके अपने आप में सुधार, हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब जो एलजी सामने आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के हर जो फैसले को बार बार पलट रहे हैं और ये भी फैसला, कोई कल ही ये फैसला आया था कि एक रेट, लेकिन पवन, एलजी और सरकार के बीच जो कोऑर्डिनेशन की कमी है उससे तो कम से कम ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें कमी नहीं आ पाएगी। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि इस मामले में लोगों को अपनी पावर दिखाने की बात है। आम जनता अगर इतनी जल्दी, अगर लोग 24 घंटे में, अगर देखिए मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर बीती रात की बात करें, रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच में 27 डेड बॉडी को जलाया जा चुका है और कब्रिस्तान की अभी लिस्ट नहीं आई है। तो सोचिए, लगातार मौत बढ़ रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति ठीक हो रहे हैं उसके आंकड़े कम है। यानी गुजरात, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर 3 रैंक पर है। और मौत की जो संख्या है पूरे देश भर की, अगर आंकड़ों की बात करें, मौत की संख्या में सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद जो है राजधानी दिल्ली में है। वो दिल्ली में जहां पे देश के राष्ट्रपति रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, तो सोचिए यहाँ के हालात जो है कैसे बेहाल हो रहे हैं। अब जब होम आइसोलेशन की बात अगर क्या कही जा रही है, तो क्या एलजी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि किस जगह पे कहाँ बेड है, आपको व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त करके दी जाएगी। अब जो सरकारी जो मामला है, जिससे कई वीडियो पिछले बार भी जो है वायरल हुए थे कि जहां डेड बॉडी रखा हुआ है वहीं पर पेशेंट को भी बैठाया जा रहा है, वहीं पेशेंट का भी इलाज किया जा रहा है। 10-10 घंटे तक डेड बॉडी पड़ा रह जा रहा है। पवन, आप नजर बनाए रखें, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के अगर इस तरीके से निर्देश जारी कर दिए गए हैं तो लोगों की जो तबीयत है उसको लेकर के भी अब चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन। लेकिन दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने हाहाकार मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या 3000 के पार कर गई। 3137 मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 53,116 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 66 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक दिल्ली में कुल 2035 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 23,569 मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 13,074 RT-PCR टेस्ट भी हुए, जो बाकी दिनों से होने वाले सबसे ज्यादा टेस्ट हैं।